ऑप्टिकल फाइबर जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज। एक ग्लास या क्वार्ट्ज का एक पतला सा स्ट्रैंड होता है, बहुत पतला, देखिए थिकनेस 10⁻⁷ सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस अंदर वाले ग्लास या क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है। इसके बाहर हमने एक जो है कोटिंग लगाई होती है, जो बाहर आपको ये डबल शेडिंग में दिखा रहा हूं, ये कोटिंग है। इस कोटिंग को हम क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले कोर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम होता है। जो अंदर वाला पोर्शन है उसे कोर बोलते हैं। जो मेन फाइबर है वो कोर, उसके बाहर क्लैडिंग, ठीक है। पहले कोर है फिर क्लैडिंग है, ठीक है। और इसके बाहर जो है सपोर्ट करने के लिए प्लास्टिक की जैकेट भी होती है, प्लास्टिक की जैकेट भी रहती है, ठीक है। वो हम यहां दिखा नहीं रहे। अब वर्क कैसे करता है, अगर आपसे कहें वर्किंग कैसे होती है, तो इट इज बेस्ड ऑन, वर्किंग इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वर्किंग समझने के लिए आप देखिए, यहां से एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है। अब मैं यहां नॉर्मल बना सकता हूं, ये रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर। हाँ, एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड करी। और देखिए फाइबर, ग्लास या क्वार्ट्ज का जो फाइबर है, उस फाइबर और जो बाहर की क्लैडिंग है, कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे हिट करी, कर गई हिट। तो यहां फिर से ये नॉर्मल बन गया। ये जो एंगल है अब, ये वाला एंगल जो कि यहां बन रहा है, ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो TIR हो जाए। तो बस यहाँ ये ज्यादा आ जाता है एंगल और ये TIR हो जाती है, TIR हो जाती है, ये फिर आगे जाती है। एंड देन फिर से द प्रोसेस कंटिन्यूज, आगे के आगे के आगे प्रोसेस होता चला जाता है। समझ रहे हो? ओके। तो वर्किंग यहां लिखी है, अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट वन एंड ऑफ द फाइबर एट ए सूटेबल एंगल। ये एंगल को आपको एक बार सूटेबल रेंज में रखना होता है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रेंज के अंदर अगर एंगल हो ना, तो अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आएगा और TIR हो जाएगा। तो ये एंगल को एक सूटेबल रेंज में आप रखिए, और फिर जो सिग्नल अंदर जाएगा लाइट का, इट विल अंडरगो रिपीटेड TIR अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर। अब ये फाइबर फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल फाइबर होता है, ऐसे गोल घूमा भी हो, कर्व भी हो, अगर इस तरह का कर्व भी होगा फाइबर में तो भी TIR होती चले जाएगी। यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, TIR होती चले जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है। अब क्योंकि TIR हो रही है, और हमने कहा था TIR तो एक 100% रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस है, कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ भी एनर्जी जो है वो
वैनिश आउट नहीं होगी। तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण देयर इज नो एप्रिशिएबल लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सिग्नल एंड द सिग्नल ट्रेवल्स लार्ज डिस्टेंसेस, few hundred kilometers without any loss of strength. Now, can you imagine कि मैं यहाँ टॉर्च की बीम लाइट चलाऊं और वो 100 किलोमीटर चली जाए? नहीं जाएगी ना, हमारी लोकेलिटी में से भी बाहर नहीं नजर आएगी, ठीक है ना। तो लाइट में सिग्नल या मैसेज होता है, लाइट की बीम को हम मैसेज की फॉर्म में कोड किया जा सकता है, ठीक है ना। आप कोई भी सिग्नल भेज सकते हो, जैसे मैं अभी डाटा भेज रहा हूँ और डाटा रिसीव कर रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा है, तभी इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, ठीक है ना। सपोज मैंने एक अल्फाबेट है ए, ये मैंने भेजना है दूसरी तरफ, तो हम क्या करते हैं, लाइट सिग्नल भेज देते हैं, इसके हर एक पॉइंट से लाइट सिग्नल जाता है। अब ये काम एक सिंगल फाइबर तो कर नहीं सकती, कई सारी फाइबर्स इकट्ठी ये काम करती हैं। एक फाइबर एक टिक भेज रही है, एक ये स्टेम भेज रही है, एक ये स्टेम भेज, तो कई सारी फाइबर्स जो हैं वो एक सिंगल अल्फाबेट ए को ट्रांसमिट कर देंगे, दूसरे किनारे पे वही सिग्नल चला जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो जियो गे और एयरटेल के फाइबर्स हैं, सारे ऑप्टिकल फाइबर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर की जो इंटरनेट कनेक्शन है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर का, वो इतनी डेलिकेट वायर होती है ना, अगर आपने उसको थोड़ा सा भी सख्ती से पकड़ पकड़ लिया, चिटंगा कर दिया, वो खराब हो जाएगा, फिर आपको पर्सन को बुला के ठीक करवाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, डन हो गया। इसे मैं हटा रहा हूं, आपने नोट भी कर लिया होगा, अब तो समझाते हुए इतना टाइम लग गया है। कलर तो देखो, एक्चुअली ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज रहता है, ऊपर स्किन तो अलग अलग कलर की चढ़ सकती है, ठीक है, ग्लास या क्वार्ट्ज है ना। फिर अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज कॉल्ड अ लाइट पाइप। लाइट पाइप को हम कई सारे यूजेस में डालते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज पूछता है हमसे, वर्किंग यूज कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी, डायग्राम बनानी भी आ सकती है। एंडोस्कोपी में यूज होता है टू लुक इनटू इंटरनल बॉडी पार्ट्स, मुंह से डाल देते हैं अंदर पेट तक, पेट के अंदर की सारी चीजों की फोटो आ जाती है बाहर, ठीक है। ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, डेकोरेटिव लैंप्स, मैंने बोला था डेकोरेटिव लैंप्स अभी दिवाली के आसपास तो सड़क किनारे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। वो ना लैंप जो होता है वो इस तरह का वास रहता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इसमें से ऐसे ना ऐसे ऐसे कुछ पेटल्स से बाहर आ रहे होते हैं, अगर स्विच ऑन करो तो ये पेटल्स के अंदर लाइट जलनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली ये ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, बल्ब नीचे चल रहा होता है, तो लाइट पाइप की तरह वो रिफ्लेक्ट होते होते अंदर ट्रेवल करता है लाइट, ठीक है, ओके। तो कोर, क्लैडिंग और आउटर जैकेट के बारे में तुम्हें पता चल गया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये अपने आप करना 49, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ द लॉग टेबल और कैलकुलेटर टू चेक द कैलकुलेशन, बिकॉज जो है साइन इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये क्लैडिंग का आउटर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको जो है वो पूछा है क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ रेयर, तो दिस इज म्यू ऑफ डेंसर ओवर म्यू ऑफ रेयर। टेंसर कौन है, कोर वाला, तो यहाँ 1.72 आएगा और यहाँ 1.5 आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसको एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर, ठीक है, ओके जी। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। डन।
अब मुझे एक और क्वेश्चन करना है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। आई कम टू दैट। ओके, ये कलर ट्रायंगल वगैरह कुछ कोर्स में नहीं है हमारे, ठीक है, बट ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप देख लीजिए। कलर ट्रायंगल्स वैसे जो है दो तरह का रहता है कलर ट्रायंगल। कलर ट्रायंगल जो है वो एक तो रहता है तुम्हारा लाइट के लिए और एक पिगमेंट्स के लिए। एक होता है तुम जो है दो डिफरेंट रंग के कलर्स के चौक कलर्स मिक्स करते हो तो तीसरा रंग बन जाता है ना, ठीक है ना। लेकिन ये वो नहीं है, वो पिगमेंट कलर नहीं है, ये कलर ट्रायंगल फॉर कलर्ड लाइट्स है। तो कलर्ड लाइट्स के लिए जो कलर ट्रायंगल है वो आप ऐसे याद रखिए, GRB, ऐसे हम याद रखते हैं। GRB पब्लिकेशंस की फिजिक्स की बुक्स आती हैं। GRB, ग्रीन रेड ब्लू। ग्रीन और रेड इसके बीच में येलो है, ग्रीन और ब्लू इसके बीच में क्यान है, और ब्लू और रेड इसके बीच में मेजेंटा है, ठीक है। तो अगर हम ग्रीन और रेड को मिक्स करते हैं तो येलो कलर की लाइट बन जाती है। लाइट, आई एम नॉट सेइंग पिगमेंट कलर्स, ठीक है। और इधर ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट मिक्स करते हैं तो क्यान कलर की बनती है। ब्लू और रेड कलर की लाइट मिक्स करते हैं तो मेजेंटा बनती है। सारे कलर्स की लाइट मिक्स कर देते हैं, ग्रीन रेड और ब्लू, तो व्हाइट लाइट बन जाए, ठीक है। ओके जी। येलो और ब्लू वो भी व्हाइट बनेगा क्योंकि ग्रीन ग्रीन और रेड से ही तो येलो बना है, ग्रीन और रेड से ही तो येलो बना है, ठीक है। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप नोट करना है कर लीजिए। कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, हमें अब ये जो है ये मेरे को ऑरेंज क्यों नजर आ रही है, जो मैंने शर्ट डाल रखी है ऑरेंज कलर की, ऑलमोस्ट ऑरेंज कलर की क्यों नजर आ रही है, लेकिन इसकी रेड टी शर्ट है वो रेड क्यों नजर आ रही है। वो समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन कोई फ्रेम हो सकता है, बट ये स्कूल कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखो, व्हाइट लाइट जो है जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो, जिनको कलर पिगमेंट्स बोलते हैं, वो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते। अब इसकी टी शर्ट रेड मुझे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि व्हाइट लाइट में से रेड को छोड़ के ये बाकी सारे कलर्स इसकी टी शर्ट एब्जॉर्ब कर रही है। रेड जिसे ये एब्जॉर्ब नहीं कर रही उसे ये रिफ्लेक्ट कर देती है, वो मेरी आंख तक पहुंचता है, इसलिए मुझे रेड नजर आता है, ठीक है। ओके, तो कलर ऑफ वेवलेंथ which the object will reflect, that is send back to our eyes, is the color which we see. अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इसकी टी शर्ट तो रेड है फिलहाल, मैं इस कमरे में सारी लाइट्स बंद करके मैं इस कमरे में ब्लू लाइट्स ऑन कर दूं, ब्लू लाइट्स ऑन कर दी, सारी ब्लू लाइट्स ऑन, इसकी टी शर्ट का कलर क्या दिखेगा? हाँ, नहीं, देखो तुम ब्लू और रेड ऐड ना करो, वो तो एडिशन तो कलर्स की है, टॉर्चेस की है, लाइट की। ब्लू लाइट और रेड लाइट ऐड होने पे मेजेंटा लाइट बननी है। यहाँ क्या है, इसकी टी शर्ट जो रेड कलर की है व्हाइट लाइट में, मैं ब्लू लाइट में देखूंगा तो कैसी दिखेगी? देखो, इसकी टी शर्ट रेड इसलिए थी क्योंकि व्हाइट लाइट दिव्य ग्योर में से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से वो रेड को छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेती थी, रेड रिफ्लेक्ट करती थी। अब मैं इस टी शर्ट को देख ही सिर्फ ब्लू लाइट में रहा हूं, मेरी लाइट में रेड है ही नहीं, तो वो ब्लू सारा का सारा ही एब्जॉर्ब कर लेगी, तो क्या दिखेगा फिर? ब्लैक दिखेगा, तो ब्लैक दिखेगी ना, ठीक है ना। अब मेरे पास जो है, अब ध्यान देना, मेरे पास एक बुके है जिसमें कुछ व्हाइट फ्लावर्स हैं और कुछ येलो फ्लावर्स हैं, जवाब देना मेरी बात का। व्हाइट फ्लावर्स हैं और कुछ येलो फ्लावर्स हैं, मैं उन्हें रेड लाइट में देखूंगा तो कैसे दिखेगा, कैसा दिखेगा?
इन रेड लाइट, सोच के बताइए। व्हाइट फ्लावर्स व्हाइट क्यों हैं? क्योंकि वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए व्हाइट फ्लावर्स व्हाइट। सारे कलर्स मिक्स होके व्हाइट हो जाएंगे ना। तो व्हाइट फ्लावर्स व्हाइट इसलिए हैं, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर मैं उसे रेड लाइट में देखूंगा व्हाइट फ्लावर को, तो कैसा दिखेगा? रेड, क्योंकि वो रेड भी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो व्हाइट फ्लावर रेड लाइट में मुझे रेड नजर आएगा, और येलो फ्लावर रेड लाइट में ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि येलो फ्लावर येलो छोड़ के सब एब्जॉर्ब करता था, तो रेड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो ब्लैक नजर आएगा। तो मेरे बुके का कलर क्या हो जाएगा? रेड एंड ब्लैक। ठीक है, ऐसे येलो एंड ब्लैक। वो कपड़ा खरीदने जाओ, आर्टिफिशियल लाइट कमरे उसमें जला लेते हैं ना, तो कलर ही बड़ा अनोखा मजेदार दिखता है उसमें। हम घर ले आते हैं, घर ले आके देखते हैं तो लगता है पता नहीं क्या उठा लाए हैं। ठीक है ना। तो हमने यहां लिखा है कलर इन आर्टिफिशियल लाइट आर नॉट ट्रू कलर्स। ठीक है। अ कलर्ड फैब्रिक इन आर्टिफिशियल लाइट में नॉट रिसीव ऑल वेवलेंथ्स, इट कैन रिफ्लेक्ट। ठीक है, सो प्लीज नोट कर लीजिए। बिल्कुल सही, जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो सारे कलर, तभी तो ब्लैक डार्क कलर्स हम सर्दियों में डालते हैं कि हीट एब्जॉर्ब कर ले, तो सारी लाइट ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। सोडियम लाइट का कहीं जिक्र आए तो वो येलो होता है एक्चुअली, सोडियम लाइट येलो कलर होता है। ठीक है, ओके। पिगमेंट कलर्स का भी कलर ट्रायंगल जो है वो होता है, पिगमेंट कलर्स का कलर ट्रायंगल आर्ट्स के टीचर्स पढ़ाते हैं, ये याद है भाई? पिगमेंट कलर्स का कलर ट्रायंगल जो है उसमें जो है, आप ये छोटी क्लास में बताया जाता है, येलो, रेड और ब्लू। हाँ, प्राइमरी कलर्स होते हैं। ओके। तो येलो और रेड को ऑरेंज को मिक्स करो तो ऑरेंज आता है, और येलो और ब्लू को मिक्स करो तो ग्रीन आता है, ब्लू और ग्रीन रेड को मिक्स करो तो वायलेट या मैजेंटा कलर बनता है। ठीक है, और सबको मिक्स कर दो तो हाँ, वो लाइट में व्हाइट बनता था, काला बन जाता है ब्लैक। सबको मिक्स कर दो तो सारे कलर मिक्स कर दोगे तो काला हो जाएगा, ब्लैक कलर। ठीक है, ओके जी। सो ये तुम्हारे पिगमेंट कलर्स हैं। पिगमेंट कलर ट्रायंगल याद रखने के लिए YRB गवर्नमेंट याद रख लीजिए। येलो रेड रेड, येलो रेड और ब्लू, और गवर्नमेंट मतलब ग्रीन ऑरेंज और वायलेट। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें रिफ्लेक्टिंग सर्फेस करनी है। जरा एनसीईआरटी खोलें। क्वेश्चन में वो कहता है कि 9.35 shows a cross section of light pipe made up of a glass fiber of refractive index 1.68। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है, और इसके बाहर जो क्लैडिंग है वो भी दिया हुआ है उसने, कितना? 1.44, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। व्हाट इज रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर व्हिच टीआईआर टेक्स प्लेस। यानी कि किस किस एंगल की रेंज निकालनी है। देखो आई आर आई डैश तीन एंगल शो कर रखे हैं उसने डायग्राम, किस एंगल की रेंज निकालनी है बोलो? जैसिका किसकी रेंज निकालनी है? लोगों का ध्यान नहीं है, सारे बोल सकते हैं एक बार, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिर्फ, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। किस एंगल की रेंज निकालनी है अगमजीत? तीन एंगल यहां मार्क कर रखे हैं, आई आर और आई डैश, बता किसकी?
मैं पूछ रहा हूँ आई आर और आई डैश। हाँ जी अगमजीत, जबगुन, सर आई की निकालनी। आई की निकालनी है। वो कह रहा है फाइंड व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस। इंसिडेंट रेज विद एक्सिस, आई की रेंज निकालनी है तुम्हें। आई की रेंज निकालनी है ताकि टी आई आर हो जाए। कैसे करेंगे उसको? टी आई आर वाले क्वेश्चंस जैसे कि मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था, हमेशा स्टार्ट होंगे। हाँ, ये आई डैश फॉर टी आई आर टू टेक प्लेस, आई डैश शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लीजिए। साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू ऑफ डेंसर ओवर म्यू ऑफ रेयर। ये म्यू ऑफ रेयर जो है ये ऊपर चला गया 1.44 ऊपर ओवर 1.6। ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 0.857 आता है। रूट 3/2 जो है ना, 1.73/2 0.866 होता है। तो मैं इसको वेरी क्लोज टू 60 डिग्री कह सकता हूँ। 60 डिग्री मान लेते हैं इसको, ठीक है, कह सकता हूँ ना। 0.866 रूट 3/2 होता है। वो 856 है, 0.86 तो बन ही गया, 0.857 है वो, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री हो गया मेरे पास सी। क्रिटिकल एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। तो फॉर टी आई आर टू टेक प्लेस आई डैश शुड बी ग्रेटर देन 60। तो देखिए आई डैश 60 से ज्यादा होना चाहिए। ये 90 डिग्री सेगमेंट दिया हुआ है उसने डायग्राम में, तो इसका मतलब आर प्लस आई डैश 90 होगा ना। आई डैश को लिख सकता हूँ 90 माइनस आर। 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। So 30 should be greater than R. Angle R should be less than 30 degree. Angle R should be less than 30 degree. Angle R should be less than 30 degree. डन हो गया। ये तो R की रेंज आ गई, मुझे रेंज किसकी निकालनी है? I की। कैसे निकालें? मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ R 30 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा। R की रेंज आ गई, I की रेंज निकालनी है, निकालो फटाफट। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे ना। देखो जब R 0 है तो I भी 0 होगा। मेरा स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1.68 इंटू साइन आर। ध्यान दीजिए यहाँ एयर एयर से आ रही है इसमें क्वार्ट्स में। अगर R 0 है तो I भी 0 है, अगर R मैक्सिमम है तो I भी मैक्सिमम है। तो अगर मुझे साइन I मैक्सिमम निकालना है तो 1.68 इंटू साइन R मैक्सिमम डालना पड़ेगा। R मैक्सिमम कितना होता है? 30। R मैक्सिमम 30 होता है। 1.68 इंटू साइन 30, साइन 30 इज 1/2। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। 0.84 आ गया, 0.84।
0.84 नहीं 0.84 है अब, ये 0.866 नहीं 0.84 है। आप देखिए 37 डिग्री, 3, 4 और 5, साइन 37.6 होता है और साइन 53.8 होता है, तो 0.8 के क्लोज हो जाए, तो 53 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करें तो आंसर इसमें आ जाएगा। इसमें मैं कह सकता हूँ 0.84 का 85, 55 या 58 डिग्री के आसपास रहेगा। आई मैक्सिमम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 58 डिग्री या 59 डिग्री रहेगी, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं करी है मैंने ऑब्वियसली। डन हो गया बच्चों? हो गया। सेकंड पार्ट है व्हाट इज आंसर इफ देयर इज नो आउटर पार्ट कवरिंग। अगर आउटर कवरिंग ना होती, मुझे सोच के बताओ टीआईआर होएगी कि नहीं होएगी आउटर कवरिंग अगर नहीं होगी? क्यों? डेंसिटी टू लेयर तो जाएगा ही, बाहर तो एयर ही है। 1.68 से 1 में जा रहा है डेंसिटी टू लेयर, किसी ना किसी एंगल में तो होगा ही। क्यों? डेंसिटी टू लेयर अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सूटेबल वैल्यू पे होगा तो टीआईआर क्यों नहीं होएगी? कोई लॉजिक? ये अंदर वाला मीडियम तो डेंसर ही है ना, बाहर तुमने 1.44 नहीं लगाया तो भी जब रे डेंसर टू लेयर जाएगी कोई ना कोई तो क्रिटिकल एंगल एग्जिस्ट करेगा, तो टीआईआर तो हो जाएगी, टीआईआर होएगी। उसके लिए रेंज ऑफ एंगल लेना, प्रोसेस यही फॉलो करना है। मैं कल तुमसे पूछूंगा, तुमने कवर किया, कैलकुलेट किया, बस फर्क क्या आ जाएगा, यहां अकेला 1.68 रह जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में 1.68 रह जाएगा और फिर देखते हैं कि तुम क्या निकाल के लाते हो, ठीक है। इसने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि आउटर कवरिंग क्यों करते हैं। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो कि रेंज आउटर कवरिंग के बिना बढ़ी के कम हुई, फिर इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आउटर कवरिंग करते क्यों हैं। मैं क्या बोला, पहले ये सोच के बताओ कि उस ये रेंज ऑफ एंगल बढ़ा के कम हुआ, बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो फिर तो आउटर कवरिंग के बिना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो हाँ, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप इसको करोगे ना तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, और रदर जो आंसर आएगा ना वो आएगा कि 0 से 90 डिग्री किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो जाए, अब टीआईआर हो जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। पर वो रेंज अगर बढ़ जाती है बिना आउटर कवरिंग पे, फिर आउटर कवरिंग क्यों करते हैं, फिर आउटर कवरिंग का कारण क्या है, वो भी बात मैं कल डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। ओके बच्चों? Yes, sir.